नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम के अभ्यास पर्व में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो 11वां सप्ताह है यह अभ्यास पर्व है, जिसमें हम संधि के प्रसंगों को लेकर के अभ्यास कर रहे हैं। अर्थात अब तक हमने जो संधि का प्रकरण पढ़ा है उस प्रकरण में आए हुए सूत्रों एवं संधियों का अभ्यास हमें अगर लौकिक संस्कृत का कोई वाक्य या कोई पैराग्राफ या कोई वाक्यांश या कोई हमें अंश मिल जाता है तो हम उस अंश को पढ़ करके क्या संधि उसमें से निकाल सकते हैं, इस विषय को लेकर के हमने अब तक 4 व्याख्यान देखे एवं उस पर कार्य किया साथ में अध्ययन करते हुए, जिसमें कि हमने नाट्य काव्य नीति के साथ साथ दर्शन संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उनके साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने संधि के अभ्यास के प्रसंगों को देखा। और उसके साथ ही साथ हमने यहाँ तक कि व्याकरण अर्थात अष्टाध्यायी के सूत्रों में एवं महाभाष्य के प्रश्नसान्निक में भी संधि के प्रसंगों को देखा। यह जो अंतिम विषय है आज का, इसमें हम संधि के प्रसंग को देखने वाले हैं। तो संधि के उन प्रसंगों को हम देखेंगे जो वाक्यांश में अर्थात वाक्य निर्माण में सहायता करते हैं। सार ये हुआ, अनुवाद इत्यादि का प्रसंग जब हम करते हैं तो उस प्रसंग के दौरान हम संधि का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसी विषय को लेकर के यह अभ्यास पर्व का अंतिम व्याख्यान प्रस्तुत है। इस व्याख्यान में हम हिंदी से संस्कृत एवं संस्कृत से हिंदी दोनों विषय को देखेंगे। अर्थात हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी का अगर विषय सामने आ जाता है तो उसमें क्या हम संधि को विभक्त कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या उससे अर्थ की उपस्थिति भी होगी, इस विषय को देखेंगे। हिंदी से संस्कृत में हम संधि का प्रसंग देखेंगे और संस्कृत से हिंदी में संधि को तोड़ करके अर्थ निकालने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, इसका एक संकेत लेंगे। तो सबसे पहले तो स्लाइड पर अगर हम ध्यान दें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले हमें हिंदी से संस्कृत करना है, उसके बाद संस्कृत से हिंदी का प्रसंग हम देखेंगे। तो हिंदी से संस्कृत का प्रसंग अगर हम देखें तो जैसे अनुवाद यद्यपि संधि का विषय अर्थात इस पाठ्यक्रम का विषय नहीं है, किंतु अनुवाद हम में से बहुत से लोग कर रहे होंगे, करने का प्रयास करते होंगे, तो उसमें हम उसको और कैसे सुधार सकते हैं या अनुवाद में आए हुए वाक्यों को किस प्रकार से हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, या अलग तरीके का लिखा हुआ वाक्य अगर हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है तो उसमें हम संधि कैसे पहचान सकते हैं, इसी विषय को लेकर के हम देखेंगे। जैसे राम जा रहा है, रामः गच्छति। अब यहाँ पे देखिए रामः गच्छति का हो गया रामो गच्छति। अभी रामो गच्छति जो बना वो हर्षि च सूत्र के द्वारा बनेगा, जैसे शिवो वंद्यः। अब राम गच्छति, ये देखिए एक बड़ा विशेष है, राम गच्छति में जो रामः है, रामः के विसर्ग को स आदेश कर देंगे विसर्जनी से, स को रू आदेश हो जाएगा, रू को र हो जाएगा। अब रामर और गच्छति बन गया। अब रामर गच्छति जब बन गया तो अब यहाँ पर देखेंगे भो भगो अघो अपूर्व सयोशी। इससे पहले भी हम लोगों ने बात की थी कि भो भगो अघो अपूर्व सयोशी सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः इस प्रकार के प्रसंगों में जिसका कि ध्यान प्रायशः हम पठन पाठन के अवसर पर नहीं कर पाते, क्योंकि जब पठन पाठन का अवसर आता है तो सिलेबस के पूर्णता के शीघ्रता में कई बार इस पर उतना ध्यान नहीं दे पाना संभव हो पाता है। किंतु व्याकरण अथवा मुख्य रूप से अनुवाद की शिक्षा के लिए आपको भो भगो अघो पूर्वसयोशी के साथ हलि सर्वेषाम एवं लोपः शाकल्यस्य इन सूत्रों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सूत्र न केवल आपके अनुवाद की क्षमता को बढ़ाएंगे अपितु आपके द्वारा जो वाक्य का प्रयोग होगा वो भी बाकियों से विशिष्ट हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए राम जा रहा है, रामः गच्छति ठीक है, रामो गच्छति ठीक है, किंतु राम गच्छति ये भी हो सकता है, खाली खाली राम गच्छति ऐसे भी हो सकता है। कैसे? अब यहाँ पर देखिए रामः गच्छति, राम में स को रू को र, फिर रामर गच्छति। अब रामर गच्छति में देखिए भो भगो अघो अपूर्व सयोशी, तो अपूर्वस्य आ गया, अपूर्वस्य। अब यहाँ पे र को य आदेश कर देते हैं, यह आदेश कर दिया,
भू भगो अगो पूर्व से योशी के द्वारा। फिर इसके बाद अश प्रत्याहार, ग अश प्रत्याहार में आता है, जब गणदश आता है, आ गया। फिर हलि सर्वेशाम से य का लोप कर दीजिए, बचेगा राम गच्छति, बन जाएगा। तो सोचिए राम गच्छति मतलब राम जा रहा है को हम केवल राम गच्छति ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम कहें राम अस्ति, जैसे राम अस्ति बालकः अस्ति, उसके स्थान पर हम राम अस्ति भी कह सकते हैं। कैसे? वही स्थिति, राम आ गया, राम में स हो गया, स को रू हो गया, रू को र हो गया और र को य हो गया, वही अपूर्व से अ है राम। तो अब क्या बना? रामय, और बन गया अस्ति। अब इस स्थिति में देखिए लोपः शाकल्य से, ये क्या कहता है कि पदांत य या व का लोप हो जाता है विकल्प से यदि अश प्रत्याहार परे हो। अब देखिए अश प्रत्याहार यहां भी आया, अश प्रत्याहार यहां भी आया, अस्तु। तो रामय अस्ति, अब यहां पर देखिए रामय अस्ति में य का लोप हो गया लोपः शाकल्य से के द्वारा, तो बना राम अस्ति। अर्थात हम राम अस्ति बालक अस्ति, अर्थात बालकः अस्ति को हम बालक अस्ति कह सकते हैं, रामः अस्ति को हम राम अस्ति कह सकते हैं, बालकः गच्छति बालको गच्छति, बालक गच्छति हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो संधि का ये प्रभाव है कि वैसे वाक्य, जैसे वाक्य बहुत ही कम लोगों ने सुने हो या समझे हो, आप उनका भी प्रयोग अपने आप कर सकते हैं और इसकी प्रवृत्ति हो, इसीलिए इस पर्व की संकल्पना की गई है। अस्तु, अब हम आगे के अगर उदाहरण देखें तो हम पाएंगे कि रामः श्यामः च मोदकम खादतः, जब हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ण परिवर्तन है। ये जो लाल इंक है ये संधि के प्रभाव को दिखाता है कि संधि के प्रभाव से आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये जो काला जो हमको दिख रहा है ये आमतौर पर या प्रायशः जब हम अनुवाद प्रारंभ करते हैं तब कैसे लिखते हैं ये उसको बताता है। तो रामः श्यामः च मोदकम खादतः, इसी को रामः श्यामः, तो रामः श्यामः तो राम श्यामश्च कर सकते हैं। अब देखिए राम श्यामश्च, रामः श्यामः, अब यहाँ पे देखिए वैसे को स आदेश हो गया तो रामस और श्यामः, अब रामस और श यहाँ पे श्चुत्व हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सत्व और श्चुत्व दोनों संधियां हैं। और वही श्यामः च श्यामश्च में भी वही स्थिति है, यहाँ पर सत्व और श्चुत्व संधि दोनों यहाँ पर दिखते हैं। तो रामः श्यामः रामश्यामः, तो रामश्यामः च तो रामश्यामश्च इस प्रकार से बन जाएगा, वही स्थिति यहाँ पर भी है। सीता कंदुकेन एव खेलति, तो कंदुकेन कंदुके नैव यहाँ पर वृद्धि हो गई। रमेशः पठति, अब यहाँ पर देखिए ये अब लौकिक संस्कृत में इसका प्रयोग नहीं दिखता हमको, पर आप प्रारंभ कर सकते हैं नई परिपाटी। रमेशः पठति तो रमेशः पठति, कुप्पो कपौचा बन जाएगा। पठति अपि यण संधि पठत्यपि बन जाएगा। रमेशः सुरेशः च, तो रमेशः सुरेशः यहाँ पे विसर्जन इस स के द्वारा सत्व कर दीजिए, तो रमेशः सुरेशः इस प्रकार से बन जाएगा। गृहात आगच्छति, देखिए त है द हो गया, बात हुई थी कि जैसी तृतीय वर्ण दिख जाए तो तुरंत देखेंगे कि जस्तु की संभावना हो रही है कि नहीं, तो जस्तु की संभावना है तो जस्तु हो गया। तो महेशः सहच सश्च हो जाएगा, और ये महेशः सहच को भी महेश को भी महेशश्च ऐसा कह सकते हैं। अस्तु, इसी प्रकार से ये सारे जो उदाहरण हैं ये आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, इसीलिए यह विषय आपको दिया गया है। देखिए प्रयागराज अस्ति, प्रयागराजे अस्ति, राजे अस्ति, अब देखिए ए को अय आदेश होगा, अय में अय अंत में है, प्रयागराजय अस्ति यह का लोप कर दीजिए, प्रयागराज अस्ति। जो हमने राम अस्ति में देखा वही स्थिति यहाँ पर प्रयागराज अस्ति में है। अब इसके बाद यहाँ पर एक विषय अनुवाद का समझ लेते हैं संधि के प्रसंग में भी। मैं वाराणसी में रह रहा हूँ, अब मान लीजिए इस तरह का वाक्य आ गया, अब आप क्या करेंगे? वाराणसी में रह रहा हूँ, अब वाराणस्याम निवसामि। अब मान लीजिए आपको वाराणसी का शब्द रूप नहीं याद है क्योंकि अभी आपने प्रारंभ किया है तो आपको याद नहीं है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे समय में अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए समझेंगे कि वाराणसी एक नगर है और नगर का रूप तो याद होगा, जैसे राम या बालक का रूप याद है तो नगर जोड़ दीजिए, तो हम वाराणसी नगरे निवसामि ऐसे बन जाएगा। अस्तु, इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए इस विषय को समझते हैं। उभौ आगच्छताम, उभौ आगच्छताम यहाँ पर अयादि संधि है। इस प्रकार का प्रसंग पकड़ना थोड़ा कठिन लगता है कि तो समझिए यहाँ पर अयादि संधि है, औ को आव आदेश हुआ है, तो आप चाहें तो उभाव आगच्छताम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और विष्णुदत्तश्च ये विषय तो है ही, और देवदत्तो हशिच के द्वारा हयावरट
आप देवदत्तो विष्णुदत्तश्च, यहाँ पे इसको देवदत्तो भी कर सकते हैं आप। अस्तु, तो इस प्रकार से हम अनेक उदाहरणों के द्वारा अपने संधि के अभ्यास को पुष्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद संस्कृत से हिंदी यदि हम देखें तो हम संस्कृत से हिंदी के प्रसंग में अगर हम संधि को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे कि जैसे मान लीजिए अस्ति भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अब मान लीजिए अगर किसी परीक्षा में पूछ दिया गया कि पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम, यहाँ पर अनुस्वार किससे हुआ है, तो यहाँ पर मोनुस्वार से अनुस्वार की प्रवृत्ति हुई है, तो हो गया पाटलिपुत्र नामधेयम नगरम। अब इसके बाद तत्र सर्वस्वामी गुणोपेतः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्। सुदर्शनो नाम, देखिए हसी च उत्त हुआ है, उत्त विधायक दो सूत्र हैं, हसी च और अतोर प्लुते, ये आपको ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो सुदर्शनो नाम हो गया, नरपति ही आसीत, अब नरपति ही आसीत तो नरपति रासीत बन जाएगा, सत्व स होने के बाद फिर सशुषो रू से रू हो जाएगा, रू को र, नरपति रासीत। उसी प्रकार से भूपति रेकदा बन जाएगा। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य च दर्शकम, तो परोक्ष अर्थस्य परोक्षार्थस्य अनेक संशय उच्छेदी, अनेक संशय उच्छेदी, ये समस्त पद में संधि का प्रयोग हमको दिख रहा है। अस्तु, ये जो प्रसंग है ये प्रसंग हितोपदेश से पाया हुआ प्रसंग है। पहले इस प्रसंगों को समझ लेते हैं। प्रसंग ये है कि हितोपदेश में सुदर्शन नाम के राजा का प्रसंग है कि उनके 4 पुत्र मूर्ख हैं, 4 पुत्र हैं, चारों मूर्ख हैं, तो वो कैसे बुद्धिमान बने, इस विषय को लेकर के वो चिंतित रहते थे। और इसी चिंता के विषय को लेकर के आचार्य नारायण पंडित ने एक नीति कथा का सृजन कर दिया हितोपदेश के रूप में, जिसमें बाल कथाओं के माध्यम से नीति के गूढ़ तत्वों का विवेचन किया गया है। तो उसी प्रसंगों को हम लोगों ने यहां पर देखा है। आप अपने अभ्यास के लिए इसको और अधिक विस्तार में देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि परीक्षा में यदि यह प्रसंग या इस तरह का प्रसंग आ जाए तो आप अर्थ कैसे निकालेंगे। तो जब आप संधि को तोड़ना शुरू करेंगे तो अर्थ अपने आप कुछ कुछ खुलना शुरू हो जाएगा, और यह अभ्यास जब आपको हो जाएगा तो उसके बाद फिर संधि को पकड़ना आपके लिए कठिन नहीं होगा। और उसके साथ ही साथ संधि को जब आप पकड़ लेंगे, संधि को जब आप समझ जाएंगे, तो उसके द्वारा जो आपके अंदर आनंद की प्राप्ति होगी, उस आनंद के द्वारा आप और अधिक अपने आप को अध्ययन के प्रति प्रवृत्त करते हुए समास इत्यादि के प्रसंगों को भी समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा विश्वास है। तो इसीलिए पुनः स्लाइड पर ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं। इत्याकरण आत्मनः, अब ये आ गया। अब मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ गया, क्या करेंगे हम, एकैकमप्यनर्थाय, उस प्रकार से इत्याकरण आत्मनः एकैकम अपि अनर्थाय। अब देखिए यहाँ पे यह है, जब आप संधि का अच्छे से अभ्यास करते हैं तो देखते ही संधि स्पष्ट हो जाती है। एकैकम अपि अनर्थाय, तो एकैकमप्यनर्थाय यण संधि हो गई। वही स्थिति यहाँ पर भी है। इति आकर्ण्य इत्याकर्ण्य आत्मनः इत्याकर्ण्य आत्मनः। उसके बाद शास्त्रान अनुष्ठानेन उद्विग्न मनाः। अभी आप देखिए शास्त्रान अनुष्ठानेन, तो शास्त्रानुष्ठानेन दीर्घ संधि, उद्विग्न मनाः उद्विग्न मनाः, तो शास्त्रान अनुष्ठानेन उद्विग्न मनाः, तो शास्त्रानुष्ठानेनोद्विग्न मनाः, अर्थात यहाँ पर हमको गुण संधि की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए कोर्थः, अब यहाँ पर जब भी आप पुस्तक में देखेंगे तो कोर्थः लिखा हुआ रहता है इस प्रकार से। अब मान लीजिए कोर्थः न लिखा करके जैसे लिखा हुआ है, अर्थात कोर्थः इसी प्रकार से रहे, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि कोर्थः आप समझ जाएंगे कि कोर्थः यानी यहाँ पर एक अ है। तो जैसे ही स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर एक अ है तो उत्तु संधि। प्रतियोगिताओं के लिए उत्तु संधि का बड़ा महत्व है। तो कोर्थः चक्षु पीड़ैव, अब यहाँ पर कुप्पो कपोच द्वारा चक्षु पीड़ैव ऐसा भी बन सकता है। एतत् चिंतयित्वा यहाँ पर चुत्तु संधि का प्रसंग है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए इतना बड़ा सा आपको पद मिल गया, पर अगर आप इसको तोड़ देंगे तो आपके लिए सरल हो जाएगा। नित्य मुन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम। अब आप देखिए नित्य मुन्मार्ग, नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम नीतिशास्त्रोपदेशेन नीतिशास्त्र उपदेशेन पुनर्जन्म कारयितुं समर्थः। अस्तु, यहाँ पर ये सारे के सारे प्रसंग आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको तोड़ देंगे तो नित्यम उन्मार्गगामिनाम अनधिगत शास्त्राणाम इदानीम,
अब अगर आपको अर्थ कुछ भी नहीं पता है, पर अगर आपको तोड़ने आ गया है, तो आप इस तरह से तोड़ के इसके अर्थ को समझने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संधि का अभ्यास आपको पर्याप्त रूप से होना चाहिए, और इसीलिए यह जो अभ्यास पर्व है, इस अभ्यास पर्व में दिए गए जो प्रसंग हैं वो आपकी स्मृति में होने चाहिए, जिसके द्वारा कि आप अपने संधि का अभ्यास को पुष्ट कर सकें। इसी प्रकार से कश्चित एवं भूतो विद्वान, तो कश्चित एवं भूत, तो एवं भूत, अब देखिए एवं भूत, ये अनुस्वार इसका पंचम हो जाएगा, तो बन जाएगा एवं भूत, ये प्रसंग है यहाँ पर। इस प्रकार से संसर्गात आधत्ते, तो संसर्गाधत्ते, मूर्खो याति, यहाँ पर हसी च का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से अत्रांतरे, यहाँ पर सरल है अत्र अंतरे। इसके बाद बृहस्पति इव अब्रवीत, बृहस्पति ही इव अब्रवीत, यहाँ पर दो संधियाँ हैं, बृहस्पति ही इव, पहले तो सत्तो हुआ, सत्तो को र हो गया, तो बृहस्पति रिव, और अब्रवीत तो बृहस्पति रिवा ब्रवीत, ये बन गया। व्यापार शतेन अपि, व्यापार शतेन अपि। अब देखिए कीटो भी सुमन संगात आरोहति सदांशिरः, सुमन संगात, ये वाशरी के द्वारा सुमन संगात जो है, सुमन संगात ऐसे भी हो सकता है। चलिए कीटोपि उत्व संधि, अगर पूछ लिया जाए कि कीटोपि में कौन सी संधि है, तो उत्व संधि। षण्मासाभ्यंतरे, यद्यपि इसका प्रसंग तो अलग है, किंतु अभी के लिए अगर षडमास है, षडमास में देखिए ड है और म है, तो इसलिए ये ड का ही पंचम हो जाएगा ण, ये अभी लेकर के चल सकते हैं। तो षण्मासाभ्यंतरे। इस प्रकार से भूमिका यैव, अब देखिए भूमिका यैव कैसे होगा, यैव आपको दिख रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या हो सकता है, भूमिकया यैव एव, तो भूमिका यैव बन गया वृद्धि। इसके बाद अंततो गत्वा काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा कालो गच्छति शिवो वंद्यः उत्व संधि। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमको ये दिखता है कि उत्व संधि का प्रयोग और श्रुत्व संधि का प्रयोग और जश्त्व चरत्व इत्यादि का प्रयोग बहुत्र प्राप्त हो रहा है, और गुण वृद्धि दीर्घ तो है ही। तो इस प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि किन उदाहरणों पर, किन संधियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ जो अंतिम श्लोक है, पुनः स्लाइड में देखिए, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यह श्लोक कहता है कि दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं, एक बुद्धिमान एक मूर्ख, कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है, कोई तीसरी श्रेणी नहीं है, दो ही है, एक मूर्ख एक बुद्धिमान। तो कैसे पहचानेंगे, तो समय व्यतीत करने के तरीके से आप समझ जाएंगे कि कौन व्यक्ति बुद्धिमान है और कौन मूर्ख है। तो जो बुद्धिमान है तो काव्य शास्त्र विनोदेन, तो वो काव्य का शास्त्र का आनंद लेता है, विनोद करता है और इस प्रकार से अपना टाइम पास करता है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कुछ रचनात्मक कार्य करते हुए अपने समय का पास करता है, अर्थात अपना टाइम पास करता है, अपना समय व्यतीत करता है। और मूर्ख क्या करता है, मूर्ख ये कहता है कि व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, और जो मूर्ख होते हैं वो कोई ना कोई व्यसन पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई बुरी आदत ले लेते हैं, या तो सोते रहते हैं या तो कलह या झगड़ा करते रहते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं उनसे दूर रहें और अपने आप को और अपने समय को काव्य शास्त्र विनोदेना, काव्य विनोदेना शास्त्र विनोदेना कालः गच्छति, अपने समय का व्यतीत करें, अपने समय को पास करें, अर्थात सदैव कुछ न कुछ रचनात्मक करते रहें। और इसी प्रसंग में आज का जो प्रसंग है या इस पूरे अभ्यास पर्व में जो प्रसंग है, इसमें जितने भी संधि के उदाहरण हैं इन सभी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके उसका अभ्यास करें, उसको हृदयंगम करें, यही आशा एवं यही अभ्यर्थना। और इसी के साथ आप सभी को हार्दिक आभार एवं धन्यवाद।